प्रिय मित्रों, पार्ट वन में हमने बताया था कि कैसे कोई एक्सेप्शन आता है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन आती है प्रोग्राम रनिंग के दौरान। तो पाइथन इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक एक्सेप्शन रेस करता है, जिसको अगर हम एक्सेप्ट क्लास से कैच कर लेते हैं तो मतलब उसके बारे में मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसको कैच नहीं कर पाते हैं एक्सेप्शन को, तो प्रोग्राम हैंग कर सकता है। तो इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि मैनुअली एक्सेप्शन रेज करें, मतलब पाइथन न करे, अपने से ही कोई एक्सेप्शन हम रेज करें अपना एक्सेप्शन बनाकर। तो मतलब हम खुद ट्रिगर कर सकते हैं अपने से एक्सेप्शन, जो कोई भी एक्सेप्शन चाहें। तो इसका सिंटेक्स ये है कि रेज कीवर्ड होता है। रेज कीवर्ड के आगे कोई एक्सेप्शन जो क्लास है, जैसे वैल्यू एरर या इंडेक्स एरर, इस क्लास का कोई इंस्टांस अगर हमने बनाया हो वो लिखें, या तो रेस के बाद वो क्लास ही लिखें, जैसे वैल्यू एरर या इंडेक्स एरर टाइप का। और तो अगर जो हम क्लास का नाम या इंस्टांस किसी क्लास का लेंगे तो वो वाला एक्सेप्शन रेज होगा। और खाली रेज लिखते हैं अगर, तो वो क्या करेगा, इसके पहले जो मतलब जो एक्सेप्शन आई हुई है उसको फिर से रेज कर देगा। मोस्ट रिसेंट जो एक्सेप्शन आई है उसको वो फिर से रेज कर लेगा। अब उसको हम बाद के कोड में कैच भी कर सकते हैं एक्सेप्शन क्लास लिख करके। अब जिसका इसका एग्जांपल है रेज इंडेक्स एरर, तो ये इंडेक्स एरर हम मैनुअली रेज कर सकते हैं। तो ये तो क्लास का नाम हुआ। अगर हम ऐसे लिखते हैं इंडेक्स एरर फिर स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, तो मतलब इंडेक्स एरर का ये इंस्टांस बन जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे एक कोड है, ये हमने इंस्टांस बनाया, इंडेक्स एरर क्लास का एक एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम रेज लिख करके और एग्जैक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, तब भी इंडेक्स एरर वाला एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। मान लीजिए कई एक्सेप्शन को एक हम लिस्ट में डाल सकते हैं और उस लिस्ट में इंडेक्स के आधार पर हम रेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक EXCS एक लिस्ट है जिसमें दो क्लासेस हैं, इंडेक्स एरर और टाइप एरर, जो एक लिस्ट में है। अब इसमें हम पहले वाले को अगर रेज करना चाहें तो रेज लिख दें, फिर EXCS 0 इंडेक्स पर। टाइप एरर को रेज करना चाहें तो रेज EXCS 1 कर दें 1 इंडेक्स पर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि सारे जो भी इंडेक्स एक्सेप्शंस हैं उनका उनके क्लासेस को लिस्ट में स्टोर कर लें और इंडेक्स के हिसाब से रेज करें। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम पाइथन में अपना खुद का एक्सेप्शन बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास कीवर्ड यूज करके क्लास, मान लिया हमारे एक्सेप्शन का नाम रहेगा माई EXE। तो इसको हमको सब क्लास बनाना पड़ेगा पाइथन के का जो एक्सेप्शन क्लास है उसका। मतलब हम जो एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे माई EXES, वो सब क्लास होगा पाइथन के एक्सेप्शन क्लास का। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमको इसके स्टेटमेंट लिखने पड़े, हम मतलब हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसमें। अब इसको रेज कैसे करेंगे, फिर रेज कीवर्ड यूज करेंगे, इसके बाद अपने अपना जो एक्सेप्शन बनाया उसका नाम और ब्रैकेट में जो मैसेज हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये इसका नियम है। और अपने एक्सेप्शन को एक्सेप्ट स्टेटमेंट में कैसे कैच करेंगे उसका ये एक एग्जांपल, इसे ट्राई लिखा। अब यहाँ ट्राई के नीचे आएगा स्टेटमेंट जहाँ पर प्रॉब्लम आने की संभावना है। फिर यहाँ पर उसके बाद एक्सेप्ट लिखेंगे, उसके बाद अपना जो कस्टम एक्सेप्शन है माई एक्सेप्ट, उसका नाम, ये क्लास है माई एक्सेप्ट, और एज एक्स। तो वो क्या करेगा, माई एग्जैक्ट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा एक्स के नाम से, और हम उसका प्रिंट कर सकते हैं एक्स डॉट आर्ग्स करेंगे तो वो उसके बारे में एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ट्राई ब्लॉक लिखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम मैनुअली रेज कर रहे हैं एक्सेप्शन। तो रेज कर रहे हैं इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर क्लास का ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्शन आकर पास कर दिया। तो ये इंडेक्स एरर एक्सेप्शन का
एक ऑब्जेक्ट बन गया और इसी को हमने रेज भी कर दिया यहाँ पर। अब ये रेज होगा यहाँ से तो कहाँ जाएगा, ये इसके बाद नेक्स्ट में है एक्सेप्ट, तो यहाँ एक कैच हो जाएगा। अब एक्सेप्ट के बाद हमने इंडेक्स एरर लिखा है, मतलब जो रेज हुआ है इंडेक्स एरर वही यहाँ उसी क्लास का नाम लिख दिया तो वो यहाँ पर कैच हो जाएगा। फिर कैच हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा प्रोपेगेटिंग। और इसको रन करा के देखते हैं। अभी रन कराए, देखिए प्रोपेगेटिंग मतलब एक्सेप्शन, ये रेज हुआ इंडेक्स एरर और यहाँ काट हुआ प्रोपेगेटिंग प्रिंट हुआ। मान लीजिए अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब रेज हुआ और काट हुआ इंडेक्स एरर तो प्रिंट कराने के बाद एक और हम यहाँ पर रेज कर दें। देखिए ये अनकमेंट कर दिया इस रेज को। अब देखिए अब फिर से इस सेल को रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आता है, देखिए ये आ गया, देखिए ये आ गया। तो यहाँ से तो इंडेक्स एरर रेज हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक में काट हुआ, काट होने से ये प्रोपागेटिंग प्रिंट हुआ, फिर ये रेज हो गया। तो ये रेज के आगे कुछ क्लास का नाम तो लिखे नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पहले जो एक्सेप्शन रेज हुआ है जस्ट रिसेंटली उसको रेज कर देगा, मतलब कौन सा, यही इंडेक्स एरर को। इसीलिए ये इंडेक्स एरर रेज करके आया है, इंडेक्स एरर और आया है और एक्सेप्शन आकर्ड, ये मैसेज आ गया क्योंकि इंडेक्स एरर हमने यहाँ जो बनाया था उसमें मैसेज में ही दिया था एक्सेप्शन आकर्ड। तो ये इसका तरीका होता है, मैनुअली हम कहीं भी रेज कर सकते हैं किसी भी एक्सेप्शन को, वो चाहे अपना बनाया एक्सेप्शन हो चाहे पाइथन की लाइब्रेरी का कोई एक्सेप्शन हो। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक डिफ ये फंक्शन है, सेट पे है, इसमें पे पास होता है, चेक कर रहा है पे अगर लेस देन 0 है तो रेज करेगा क्योंकि पेमेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रू हो गया इफ वाला क्लास तो ये वैल्यू एरर रेज करेगा और मैसेज आएगा पेमेंट कैन नॉट बी निगेटिव। और जब रेज हो जाएगा, एक्सेप्शन रेज हुआ तो ये नहीं प्रिंट होगा क्योंकि जो ही रेज हुआ ये एक्सिक्यूट हुआ, वैल्यू एरर का एक्सेप्शन रेज हुआ तो ये प्रोग्राम वहां जाएगा जहां से ये कॉल हुआ, जिसे सेट पे ये फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ आएगा, रन करेगा, फिर रेज होगा, रेज होगा तो ये सेट पे के बाद यहाँ आएगा, यहीं पर एक कैच हो जा रहा है। अब वैल्यू एरर को ही कैच कर रहे हैं ई के नाम से, फिर मैसेज प्रिंट कराई हो जाएगा। इसको हम अभी रन करा के देखते हैं इस सेल को, देखिए क्या होता है। ये हमने देखिए ये वाली अभी हमने क्या किया कि इस जो है, देखिए ये तो डेफिनीशन हो गया, एक्सक्यूशन यहाँ से होगा ट्राई ब्लॉक से। ट्राई में 2 स्टेटमेंट हैं, पहला स्टेटमेंट तो कीबोर्ड से हमारा कोई वैल्यू लेगा, जो वैल्यू करेंगे उसको इंटीजर बनाएगा और पे में रखेगा, और दूसरा स्टेटमेंट सेट पे फंक्शन कॉल करेगा। तो अभी हम कुछ वैल्यू देते हैं इसको, मान लीजिए हमने माइनस 60,000 दे दिया। तो अब ये अगर हम इंटर करेंगे इसको तो देखिए क्या हो गया, देखिए पे में आया -60,000, सेट पे कॉल हुआ, इसमें पे की जगह -60,000 पास हुआ, -60,000 पास हुआ यहाँ पर पे की जगह पर, तो इफ क्लास एक्सिक्यूट होगा -60,000 इज लेस देन 0, सही बात है, ये ट्रू हो गया तो फिर ये रेज स्टेटमेंट इफ क्लास का एक्सिक्यूट होगा, मतलब रेज होगा वैल्यू एरर, पेमेंट आएगा, मैसेज आएगा पेमेंट कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये देखिए एक्सेप्शन रेज्ड हुआ, पेमेंट कैन नॉट बी निगेटिव, ये जो है ये प्रिंट आ गया। तो ये कहाँ से आया, जो ही एक्सेप्शन ये रेज हुआ ये एक्सेप्शन, तो ट्राई ब्लॉक के बाहर चला आएगा, ये ट्राई ब्लॉक के बाहर एक्सेप्शन जो ही रेज हुआ तो ट्राई ब्लॉक के बाहर आएगा, जो अब इसको जो एक्सेप्ट मिल गया और इसमें वैल्यू एरर मिल गया, तो वैल्यू एरर ही हम रेज किए थे यहाँ से, तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन को वो एज ई के रूप में स्टोर कर लेगा ऑब्जेक्ट को, और मैसेज क्या प्रिंट करेगा तब, ये एक्सेप्शन रेज फिर ई, मतलब एक्सेप्शन जो आया वैल्यू एरर, तो हम इनिशियलाइज किए हैं इसके वैल्यू एरर के कंस्ट्रक्टर में पेमेंट कैन नॉट बी निगेटिव, तो यही मैसेज प्रिंट हो जाएगा एक्सेप्शन रेज पेमेंट कैन नॉट बी निगेटिव। तो एक्सेप्शन तो कॉट हो गया, यहाँ पर कैच कर लिया, तो प्रोग्राम रुकेगा नहीं, ये ट्राई ब्लॉक के बाहर जो प्रिंट है डन वो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए इसी को फिर से हम रन करते हैं इस सेल को, और इस बार पॉजिटिव देते हैं,
पेमेंट पॉजिटिव, मान लिया हमने लिख दिया 50,000। अब ये क्या हो गया, यहाँ 50,000 लिया, सेट पे कॉल हुआ 50,000 से, 50,000 लेस देन जीरो फॉल्स है तो रेज नहीं होगा, रेज नहीं होगा एक्सेप्शन। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, पेमेंट सेट टू पे। अब पे इस वेरिएबल की वैल्यू तो 50,000 है, पेमेंट सेट टू 50,000 प्रिंट होगा। ये सेट पे कॉल करने के बाद कोई एरर नहीं आई तो एक्सेप्ट क्लास भी एक्सिक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम आ जाएगा यहाँ पर डन प्रिंट हो जाएगा। तो यही है, पेमेंट सेट टू 50,000 प्रिंट हुआ और डायरेक्टली डन प्रिंट हो गया, क्योंकि एक्सेप्शन आया ही नहीं तो एक्सेप्शन का ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट एक्सेप्शन ये प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन हम कैच करते हैं अपना एक्सेप्शन बना करके, मतलब रेज कीवर्ड इस तरह से यूज होता है। दूसरा हम देखेंगे कि ये असर्ट स्टेटमेंट एक है, अक्सर यूज किया जाता है किसी कोड को टेस्ट करने के लिए। तो ये सिंगल लाइन का ये स्टेटमेंट होता है। इसका सिंटेक्स ये है, असर्ट के बाद हम कोई ये टेस्ट क्राइटेरिया रखते हैं, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया होगी, वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये क्राइटेरिया जो है मतलब ट्रू हो गई, मतलब तो ये जो है मतलब अगर ट्रू है तो एक्सेप्शन नहीं होगा, और अगर ये फॉल्स हो गया टेस्ट क्राइटेरिया तो जो है एक्सेप्शन वो आएगा। जिसे केस देखें, ये असर्ट किया और यहाँ पर एक्सप्रेशन की पर फॉल्स ही लिख दिया तो ये तो हमेशा ही फॉल्स रहेगा। और मैसेज है कि प्रॉब्लम आकर्ड, तो मतलब ये जो है प्रॉब्लम आकर्ड प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये ट्रू हो गया है असर्ट स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया है। असर्ट स्टेटमेंट जब फॉल्स होगा तभी ये प्रिंट होगा, ट्रू होने पर नहीं। अब इसे यहाँ पर असर्ट में हमने वाले एक्सप्रेशन को ट्रू कर दिया, ट्रू है तो एक्सेप्शन नहीं रेज होगा, मतलब कि ये नो प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रू हो गया है असर्ट स्टेटमेंट। तो असर्ट स्टेटमेंट जब ही प्रिंट करेगा जब फॉल्स हो जाएगा एक्सप्रेशन से। यहाँ पर असर्ट 3 ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। 3 ग्रेटर देन 5 जो है फॉल्स है, 3 तो लेस देन 5 है, तो ये जो है फॉल्स हो गया, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्रॉब्लम अकर्ड। लेकिन अगर ये करें असर्ट 3 लेस देन 5 तो ये तो ट्रू है, ट्रू है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मतलब प्रिंट नहीं करेगा। तो ये प्रिंट भी नो प्रॉब्लम भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया 3 लेस देन 5। तो असर्ट स्टेटमेंट में ट्रू होने पर कुछ नहीं होगा, फॉल्स होने पर जो मैसेज आगे देंगे वो प्रिंट करेगा। तो ये है असर्ट का सिंटेक्स। उसके अलावा एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जब हम कोई टेस्ट लिखते हैं तो अक्सर ऐसा करता है इफ डिबग लिखते हैं, इफ अंडरस्कोर डिबग। तो ये अंडरस्कोर डिबग ये पाइथन का जो एक कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है। ये अंडरस्कोर डिबग तब ट्रू होता है जब एनवायरनमेंट का डिबग मोड मतलब हमने इनेबल किया हुआ है, मतलब वो कोड को ऑटोमेटिक डिबगिंग करेगा, उसको इनेबल किया है तो ये ट्रू हो जाएगा। और डिबगिंग अगर हमने ऑफ कर दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये टेस्ट कर रहा है कि डिबगिंग मोड जो है पाइथन का इनेबल्ड है कि नहीं। अगर इनेबल्ड है तो ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू हो जाएगा इफ नॉट टेस्ट, मतलब कि ये टेस्ट अगर ट्रू है तो नहीं होगा, टेस्ट अगर फॉल्स है, मान लीजिए टेस्ट फॉल्स हो गया तो नॉट फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो रेज हो जाएगा। असर्शन एरर और डाटा की जब पर जो भी मैसेज आया है वो हम कर देंगे। तो ये एक दूसरा अल्टरनेटिव ये तरीका है कि टेस्ट अगर एक्सप्रेशन कुछ है, एक्सप्रेशन कोई ट्रू या फॉल्स है, उसके आधार पर हम इस कोड के द्वारा हम कोई रेज एक्सेप्शन कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं इस डिबग का यूज़ करके। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन इसके पहले टेस्ट की कोई वैल्यू है और उसको देखना है कि ट्रू है फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो एक्सेप्शन रेज करना है, असर्शन एक्सेप्शन। तो इस तरह से कोड लिखेंगे, इफ डिबग नॉट, इफ नॉट टेस्ट, और टेस्ट अगर फॉल्स है तो रेज कर दो। तो इस तरह से होते हैं। और अगर पाइथन इन्वायरमेंट में हम चाहते हैं कि डिबग मार्क को डिसेबल करना, मतलब ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा एक्सक्यूशन में लंबा सा में हो सके ले, तो हम पाइथन को जब रन करेंगे टर्मिनल पर, जैसे लिखते हैं पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए main.py, लेकिन इन दोनों के बीच में -o अगर ये दे देंगे, -o अगर
ये दे देंगे ऑप्शन, तो उससे वह जो है डिसेबल करेगा डिबग मोड को, तो असर्ट कर स्किप कर देगा। अब देखिए ये एक कोड है, ये फंक्शन है, ये टेस्ट कर रहा है कि x की वैल्यू जो पास हुई है वो लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो जो है लेस देन 0 है तो ये ट्रू हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा ही। अभी देखिए हम रन करते हैं क्या हुआ। हमने फंक कॉल किया, -4 पास किया। देखिए -4 जब हमने पास किया फंक में तो एक्स की जगह पर -4 गया। अब असर्ट में एक्सप्रेशन है -4 लेस देन 0, ये तो ट्रू है, ट्रू है। असर्ट के बाद वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, मतलब -4 लेस देन 0 है, तो ट्रू होने का मतलब कि ये कॉल नहीं होगा, मतलब ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो ये इसीलिए यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है आउटपुट में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न क्या होगा, x⁻2 मतलब -4⁻2, तो 16 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 16 प्रिंट हुआ। अब इसको हम मान लीजिए अनकमेंट कर देते हैं, इसको 1 पास करते हैं। मान लीजिए अनकमेंट हमने कर दिया, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने 1 कॉल फंक 1 कॉल किया, 1 कॉल करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए एरर आ गया, फंक में 1 पास किया तो एक्स पर 1 आया। असर्ट के बाद 1 लेस देन 0, 1 तो मोर देन 0 है, तो 1 लेस देन 0 फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये असर्ट लागू होगा और एक्स मस्ट बी निगेटिव, ये प्रिंट होगा। फिर ये नहीं होगा, फिर रिटर्न ये जो है देखिए ये क्या हो गया यहाँ पर, ये मैसेज क्या प्रिंट होगा, असर्शन एरर एक्स मस्ट बी निगेटिव। तो असर्शन एरर रेज होगा और जो मैसेज दिया था एक्स मस्ट बी निगेटिव वही प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है असर्ट स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। अपना एक्सेप्शन भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो भी एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे वो अपना एक्सेप्शन, तो उस एक्सेप्शन क्लास को हमको पाइथन का जो बिल्ट इन जो है एक्सेप्शन क्लास है उससे सब क्लास करवाना पड़ेगा। मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, मान लीजिए हमने माई एक्सेप्शन बनाया अपना, तो तरीका है कि क्लास लिख करके और अपना एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन बनाया और ब्रैकेट में एक्सेप्शन लिख दिया, क्योंकि माई एक्सेप्शन का जो सुपर क्लास होगा एक्सेप्शन होगा, उसी से हमको सब क्लास बनाना है। अब उसके अंदर एक प्रिंट है इनसाइड माई एक्सेप्शन, तो ये जब भी माई एक्सेप्शन का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और माई एक्सेप्शन हम लिखेंगे तो ये मैसेज इनसाइड माई एक्सेप्शन प्रिंट होगा हमेशा। तो अभी देखते हैं दूसरा ये हमारा तो माई एक्सेप्शन अपना कस्टम एक्सेप्शन है, और एक दूसरा फंक्शन है माई फंक जिसमें 2 पैरामीटर पास हो रहा है एक्स और वाई। ये टेस्ट कर रहा है एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई है तो ट्रू हो जाएगा, इफ तो रेज हो जाएगा। अब हम रेज करवा रहे हैं माई एक्सेप्शन, मतलब अपना एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाकर, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं। तो माई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो ये कॉल होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इनसाइड माई एक्सेप्शन ये जो है प्रिंट होगा। अब इसमें इसका एक्सक्यूशन यहाँ से शुरू होगा, ट्राई ब्लॉक से। ट्राई ब्लॉक में तीन स्टेटमेंट हैं। ये पहला है टुपल एक्स वाई असाइन किया जाता है 5 8, मतलब एक्स 5 होगा वाई 8 होगा। माई फंक हम कॉल किए और एक्स वाई पास किए, मतलब 5 और 8 पास कर दिए। तो यहाँ पर माई फंक एक्स वाई में 5 8 जाएगा, तो 5 इज लेस देन 8, तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा इफ, तो रेज हो जाएगा माई एक्सेप्शन। माई एक्सेप्शन जब रेज हुआ यहाँ से तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस पूरे ट्राई ब्लॉक के बाहर आएगा, यहाँ एक्सेप्ट में आएगा और माई एक्सेप्शन यहाँ कॉट भी हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा गॉट माई एक्सेप्शन एक्सेप्शन। लेकिन ये नहीं होगा प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉल, क्योंकि जो ही ये कॉल हुआ माई फंक, तो माई फंक फंक्शन के अंदर ये हमने रेज करवा दिया है। ट्रू हो गया इफ, तो ये रेज हो गया एक्सेप्शन। रेज एक्सेप्शन जब भी रेज होता है तो पूरे ट्राई ब्लॉक के बाहर आता है, यहाँ चला आएगा, इसीलिए ये प्रिंट नहीं होगा आफ्टर फंक्शन कॉल। अगर इसको हम, और यहाँ पर जब कैच हो जाएगा माई एक्सेप्शन तो ये जो है मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने कैच कर लिया है एक्सेप्शन को। अभी हम इसको रन कराते हैं, देखिए ये आ रहा है इसका
ये इसका आ रहा है आउटपुट। ये तो तब आया जब ऑब्जेक्ट बना माई एक्सेप्शन का, और गॉट माई एक्सेप्शन एक्सेप्शन यहाँ से आ गया जब ये माई एक्सेप्शन एक्सेप्ट क्लास ने कैच कर दिया, और लास्ट में ट्राई ब्लॉक के बाहर ये डन प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो ये इसका है। और अगर इसका उल्टा कर दें, जिसे यहाँ पर एक्सेप्शन न कॉल हो, तो ये रेज नहीं होगा, तब सीधे ये भी प्रिंट हो जाएगा आफ्टर फंक्शन कॉल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको हम 8 कर दें और इसको 5 कर दें, तब एक्स वाई की जगह पर 8 और 5 जाएंगे, और 8 इज लेस देन वाई फॉल्स हो जाएगा, तो रेज नहीं होगा। मतलब ये माई फंक रेज नहीं करेगा एक्सेप्शन। तो ये जब लौटेगा तो उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा आफ्टर फंक्शन कॉल। प्रिंट होने के बाद ये पूरे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैच रेज ही नहीं हुआ तो कैच ही नहीं करेगा, फिर ये प्रिंट डन हो जाएगा। तो इसका अगर इसको रन कराएं तो देखिए ये आउटपुट आ गया। ये देखिए रेज नहीं हुआ, इनसाइड माई फंक तो हो गया, लेकिन ये आफ्टर माई फंक्शन कॉल प्रिंट हो गया, ये क्योंकि एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है इस केस में। तो एक्सेप्शन रेज हो ना हो, हम अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं इसमें। एक और एग्जांपल है इसका, जैसे ये क्लास हमारा अपना एक्सेप्शन है, पे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट किया है हमने, और ये मैसेज है सेट पे फंक्शन हमने बनाया, पे पास किया, चेक कर रहे हैं पे लेस देन 0 है तो रेज करो इसी अपने बनाए हुए पे एक्सेप्शन को, उसका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये प्रिंट करवाना है। पिछले ही प्रोग्राम जैसा है, यहाँ पर हमने सेट पे, अब यहाँ से एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, ये पाइथन शुरू होगा। ट्राई में सबसे पहला स्टेट ये सेट पे कॉल होगा, -40,000 पास होगा। पे में सेट पे कॉल हुआ, -40,000 पे पर गया, तो -40,000 लेस देन 0 ट्रू है। इफ क्लास ट्रू है तो रेज होगा पे एक्सेप्शन। पे एक्सेप्शन जब भी रेज होगा तो ये कंस्ट्रक्टर इसका बनेगा, पेमेंट कैन नॉट बी निगेटिव आएगा, और उसके बाद ये मतलब रेज होने के बाद यहाँ से सेट पे के बाद यहाँ ये कैच हो जाएगा, ये एक्सेप्ट क्लास कैच कर लेगा, तो वही पे एक्सेप्शन कैच किया है ई के नाम से, तो मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा एक्सेप्शन रेज। फिर उसका जो भी डिटेल हमने डाला हुआ है, इसको रन कराते हैं तो ये देखिए ये पेमेंट कैन नॉट बी निगेटिव, ये तो तब आया है जब पे एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना है, ये बना है ये। और उसके बाद जब हमने ये सेट पे कॉल किया तो इसने ये रेज कर दिया पे एक्सेप्शन, यहाँ कैच हुआ तो ये एक्सेप्शन रेज, वो ये मैसेज प्रिंट हो गया, मतलब एक्सेप्शन रेज कर दिया ये। एक और होता है पाइथन में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। जब से कोई डेटाबेस या नेटवर्क के कनेक्शन जब हम अपने प्रोग्राम में खोलते हैं, तो ओपन करने के बाद वो ढेर सारे मेमोरी रिसोर्सेज लेते हैं, रैम मेमोरी लेते हैं, और जब उन नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है या डाटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको क्लोज कर देते हैं, इसलिए कि ताकि वो जो मेमोरी घेर रहे हैं वो फ्री हो जाए मेमोरी। तो हमको अपने से क्लोज नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक में रिसोर्सेज के को क्लोज करते हैं, क्योंकि चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एक्सिक्यूट होगा। तो जितने भी ओपन रिसोर्सेज हैं, फाइल जैसे ऑब्जेक्ट है, फाइल खोला उसको बंद करना जरूरी है, नेटवर्क कनेक्शन, डाटाबेस कनेक्शन, तो इनको हम क्लोज करते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर। लेकिन हम एक पाइथन में विथ एज करके है, उससे क्या होगा कि हमको मैनुअली क्लोज नहीं करना पड़ेगा फाइनली ब्लॉक में। विथ एज स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिसोर्सेज खोलेगा और उनको क्लोज कर देगा, जिससे मेमोरी फ्री हो जाएगी। इसका यूज हम कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कि विथ लिख करके, विथ यहाँ एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये जो फाइल खोल रहे हैं या नेटवर्क कनेक्शन या डाटाबेस कनेक्शन जो भी खोल रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, और उस ऑब्जेक्ट का यहाँ यूज करेंगे एज वेरिएबल। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फाइल ऑब्जेक्ट है उसका नाम एफओ है, तो वेरिएबल के जगह पर वो एफओ माना जाएगा। अब एक कॉलन के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उस एफओ फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि फाइल से कुछ रीड करना है और वो करना है, फिर एफओ डॉट क्लोज नहीं हमको नहीं लिखना है, क्लोज नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ही ये सिंटैक्स विथ विथ एज वाला ये उसको क्लोज कर देगा। मतलब ये रिसोर्स मैनेज कर लेता है खुद ही।
अब जैसे यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल विथ हमने लिखा और ओपन कीवर्ड यूज किया, मतलब फाइल खोलने के लिए, फिर ये दिया फाइल पाथ दे दिया। अब यहाँ आर मतलब राइट स्ट्रिंग बना दिया और ये सिंगल कोट के अंदर फाइल का पाथ है। सी ड्राइव में मिस फोल्डर के अंदर डेटा फोल्डर डेटा नाम की फाइल है, तो ये ओपन करेगा बाय डिफॉल्ट रीड मोड में, और फाइल ऑब्जेक्ट जो भी ये रिटर्न करेगा वो यहाँ आ जाएगा, और एज के बाद माई फाइल मतलब उसको माई फाइल मानेगा उस ऑब्जेक्ट को। फिर यहाँ फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लाइन इन माई फाइल, इसका मतलब कि माई फाइल से ये लूप जो है एक एक लाइन एक बार में रीड करेगा। तो पहली बार लाइन में पहली लाइन आएगी, फिर उस लाइन को हम प्रिंट करवा लेंगे, फिर लाइन में दूसरी लाइन आएगी, फिर उसको प्रिंट करवा लेंगे। मतलब ये पूरे फाइल को लाइन को एक लाइन में एक बार करके पूरा फाइल को ये प्रिंट करवा रहे हैं, और प्रिंट करने के बाद ये खुद ही उस फाइल ऑब्जेक्ट को बंद कर देगा, हमको वो क्लोज नहीं करना पड़ेगा फाइल ऑब्जेक्ट को। अब मान लीजिए ये नहीं करते हम, तो अगर ये तो हमने सिंपली आए तो इतने में ही कर दिया विथ केवल एक लाइन यूज करके, यहाँ पर यही हमको मैनुअली करना होता अपने से, तो हम ये करते। देखिए माई फाइल ऑब्जेक्ट हमने बनाया कैसे, ओपन किया, फिर पाथ में फाइल का नाम लिया, सी ड्राइव में एग्जाम्पल फोल्डर में data.txt है, और वो माई फाइल ऑब्जेक्ट बना। फिर ट्राई ब्लॉक लिखते, ट्राई ब्लॉक इसलिए कि हो सकता है वो उस फाइल को रीड की परमिशन ही ना हो, या हो सकता है वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, इसलिए ट्राई लिखना जरूरी है। ट्राई में हमारा स्टेटमेंट है, एक फॉर लूप है, इसमें हमने लिखा है कि फॉर लाइन इन माई फाइल, तो माई फाइल से एक एक लाइन लेगा लाइन के रूप में और प्रिंट करेगा, ऊपर वाला ही काम होगा। और फाइनली हम ये ट्राई कीजिए, फाइनली लिखा, और ये माई फाइल डॉट क्लोज करना जरूरी था, क्योंकि फाइल के जो ऑब्जेक्ट है उसने उसकी जितने मेमोरी है उसको फ्री करना है। तो ये इतना हमको करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है अगर विथ हैज नहीं यूज करते तो। अब एक एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल विथ हमने लिखा, ओपन वही टेस्ट फाइल डॉट टी हम ओपन कर रहे हैं और माई फाइल उसको ऑब्जेक्ट के रूप में सेव कर रहे हैं, फिर वही है फॉर लाइन इन माई फाइल, प्रिंट लाइन को करवा रहे हैं। तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, अगर सेल को हम रन कराएं यहाँ पर, तो देखिए ये प्रिंट कर दिया, दिस इज फर्स्ट लाइन और टेस्टिंग कोड, और नाउ विथ थर्ड लाइन। तो ये टेस्ट फाइल डॉट टी में यही 3 लाइनें लिखी हुई हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर खोलें अगर उस फाइल को, तो ये यहाँ पर मिल जाएगी, ये है माई, नाम है इसका टेस्ट फाइल डॉट टी, तो इसमें यही लिखा हुआ है टेस्ट फाइल डॉट टी। ये है, ये देखिए, इसको अगर ओपन करें देखिए ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, फिर नाउ थर्ड लाइन। तो ये इस फाइल को हमने खोला था इसी फोल्डर से, तो उसने जो है रीड किया और तीनों लाइन एक एक करके ये प्रिंट करवा दिए। लेकिन खास बात यह है कि ये विथ एज यूज किए हैं हम, तो ये खोला भी है और क्लोज भी कर दिया है उस फाइल ऑब्जेक्ट को, तो हमको क्लोज नहीं करना पड़ा। अब हम इससे जो है मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज कर सकते हैं। जैसे विथ लिखा और ओपन, ये फाइल है, फाइल का नाम है विथ एज टेस्ट डॉट टी। इसको देखिए डब्लू मोड में खोला, डब्लू मतलब राइट मोड में, मतलब ये जो फाइल खुलेगी विथ एज टेस्ट डॉट टी, ये देखेगा कि ये फाइल है कि नहीं है करंट फोल्डर में। करंट फोल्डर में जिस फोल्डर में ये जुपिटर नोट्स रन कर रहा है पाइथन का इन्वायरमेंट, तो अगर ये फाइल नहीं है तो एक नई फाइल इसी नाम से खोलेगा, और अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका सारा डाटा मिटा देगा और फिर से इसको राइट करेगा, क्योंकि डब्लू मोड में हम खोले हैं तो ये लिखने के लिए खोलेगा, और उसको फाइल नाम से इसको ये रखेगा उस ऑब्जेक्ट को, फाइल ऑब्जेक्ट को। फिर स्टेटमेंट है फाइल डॉट राइट, मतलब ये जो फाइल ऑब्जेक्ट खुला है उसमें राइट करना है, मतलब उस विथ हैज टेस्ट डॉट टी में हमको राइट करना है।
तो क्या राइट करना है, दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग फॉर पाइथन विथ हैश टेस्टिंग। फिर हमने चूंकि 2 लाइन में लिखना है तो बैकस्लैश n का मतलब इसके बाद जो सेकेंड लाइन लिखेगा नई लाइन में लिखवाना है हमको, इसीलिए बैकस्लैश n दिए हैं। बैकस्लैश n का मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर ये है। और इस फाइल में हम 2 लाइन लिखेंगे, दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग फॉर पाइथन विथ हैश टेस्टिंग, पहली लाइन, और दूसरी लाइन सेकेंड लाइन रहेगा। तो ये हम लिख देंगे फाइल में। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं कि फिर विथ हैश कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं उसी विथ हैश टेस्ट.txt फाइल को, लेकिन ये आर मॉड है, रीड मॉड, मतलब हम फाइल को रीडिंग के लिए खोल रहे हैं और फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव कर रहे हैं। फिर वही एक एक लाइन हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं फाइल ऑब्जेक्ट से। तो इसको अगर रन करवाएंगे तो ये बनाएगा भी फाइल राइट मोड में, अगर नहीं होगी, अगर होगी तो ओवरराइट कर देगा, ब्लैंक कर देगा, फिर से लिखेगा जो लिखवा रहे हैं और फिर रीड भी करेगा। अभी रन करवा रहे हैं, देखिए ये पहली लाइन में लिख दिया दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग, और दूसरी लाइन में ये सेकंड लाइन लिखा है। तो लेकिन ये रन करने के बाद दोनों रिसोर्सेज को वो बंद कर देगा। जो यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट खुला था उसको भी क्लोज कर देगा, यहाँ जो खुला था उसको भी क्लोज कर देगा। अब एक ही लाइन में हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर भी कर सकते हैं, जिसे विथ यहाँ दिया विथ, उसके बाद एज के पहले एज एफ आउट, जैसे इसके पहले ये हम 2 खुलवा रहे हैं, ओपन टेस्ट.txt को खुलवा रहे हैं और FIN के नाम से, मतलब इनपुट फाइल के नाम FIN के नाम से टेस्ट.txt को ओपन करवा रहे हैं, और इस फाइल को ओपन टेस्ट कॉपी.txt को ओपन करवा रहे हैं राइट मोड में। तो एक्चुअली हम टेस्ट.txt में कुछ लिखा हुआ है, उसको हम FIN के नाम से ऑब्जेक्ट में सेव कर लिए, फाइल ऑब्जेक्ट को, फाइल को नहीं, फाइल का जो पाइथन ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको। उसके बाद कामा देकर एक और ओपन करवा रहे हैं फाइल टेस्ट कॉपी.txt, लेकिन W मोड में, मतलब राइट मोड का मतलब ये नई फाइल बनाएगा टेस्ट कॉपी.txt के नाम से, और उसका नाम रखेगा एफ आउट। कर क्या रहे हैं, विथ में इतने स्टेटमेंट हैं। ये क्या करेगा, फॉर लाइन इन FIN तो वो है टेस्ट.txt जो रीड किए हैं, तो एक लाइन लेगा, हर बार एक लाइन लेगा। पहली बार पहली लाइन लिया, चेक करेगा इफ दिस इन लाइन, मतलब ये जो दिस जो स्ट्रिंग है वो उस लाइन में है कि नहीं है। इन लाइन मतलब उस लाइन में दिस ये वर्ड है कि नहीं, अगर है तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो एफ आउट डॉट राइट। एफ आउट क्या है, यही है एफ आउट, ये है जो हम राइट मोड में टेस्ट कॉपी.txt लिखे ओपन किए हैं। एफ आउट में डॉट राइट मतलब जो राइटिंग मोड में ओपन है फाइल, उसमें हम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, यही लाइन, पूरी लाइन, पहली लाइन। अगर उस लाइन में ये दिस वर्ड है, उसके बाद प्रिंट कर देंगे, उस लाइन को प्रिंट कर देंगे, और एंड बराबर ये ब्लैंक कैरेक्टर दे देंगे। तो अगर लेकिन ये दिस नहीं है, किसी लाइन में दिस नहीं है, तब ये इफ वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट नहीं होगा, फिर नेक्स्ट लाइन लेगा। कहने का मतलब कि इस टेस्ट.txt में जिस लाइन में दिस रहेगा उस लाइन को ये लेगा और इस टेस्ट कॉपी.txt में लिख देगा उस लाइन को। और जब सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी टेस्ट.txt तो बाहर आ जाएगा और दोनों रिसोर्सेज क्लोज करेगा। ये जो FIN है और F आउट है, दोनों फाइल के रिसोर्सेज को ये क्लोज कर देगा। इसको अगर हम रन कराएं तो ये होगा, ये देखिए जो प्रिंट किया है वही, यहाँ पर दिस है पहली लाइन में, दिस इज सेकंड लाइन, फिर दूसरी लाइन ये है एंड दिस इज थर्ड लाइन। तो इन्हीं को प्रिंट किया है, इन्हीं को कॉपी किया है राइट वाली फाइल में। तो टेस्ट.txt टेस्ट कॉपी.txt को अगर हम देखेंगे तो जैसे टेस्ट.txt में ये 3 लाइनें हैं, ये है पहली लाइन में दिस नहीं है, दूसरी लाइन में है और तीसरी लाइन में है। तो केवल दूसरी और तीसरी लाइन जो है कॉपी हुई है और राइट हुई है। और यहाँ पर कहाँ राइट हुई है, तो टेस्ट कॉपी.txt में राइट हुई है। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट कॉपी.txt फाइल है, देखिए ये इसमें केवल 2 ही लाइन राइट हुई है, दोनों लाइन में दिस है। तो हम सेलेक्टिवली मतलब ये एक फाइल से रीड किए, दूसरी फाइल में राइट किए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक ही लाइन में हमने दोनों फाइल के ऑब्जेक्ट को खोला और ऑटोमेटिकली पाइथन ने क्लोज भी करवा दिया विथ एस क्लास का यूज़ करके।
तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ फीचर हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि एक्सेप्ट क्लास में हम कई एक्सेप्शन के क्लास लिख सकते हैं कामा दे दे करके, और कैच कर सकते हैं ताकि प्रोग्राम हैंगअप ना हो। अपने रेज कर सकते हैं अपना जो भी एक्सेप्शन चाहे, अपना बनाया हुआ, नहीं तो उसके पाइथन के एक्सेप्शन को कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। और जो फाइनली का ज़रूर यूज़ करें, अगर फाइनली से किसी रिसोर्सेज को क्लीन अप हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। एक्सेप्शन वाला क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।